हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे दोस्तों बहुत ही संबंधित महत्वपूर्ण भाग लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 7 है और इसका विषय है बाल विकास एवं शिक्षा 7। इस भाग में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे के सिद्धांत को। बहुत ही दोस्तों, ये जीन पियाजे जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। इस सिद्धांत से दोस्तों चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत को समझेंगे व्याख्या के साथ। इसके बाद जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो इससे इससे पहले टेट के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। आप लोग यहाँ ऊपर देखिए, इसको भी समझना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो ये कह रहा, आप लोग यहाँ ऊपर देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, संज्ञानात्मक जो होता है वो एक बौद्धिक प्रक्रिया मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बिंदु है। आगे इसकी व्याख्या है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक में दोस्तों क्या होता है कि विचारों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आगे इसकी व्याख्या है संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है। ये तो बात हुई दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की। अब हम लोग समझते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। यानी कि दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जीन पियाजे का परिचय। तो जीन पियाजे जो थे उनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में। जीन पियाजे जो थे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने अपने तीनों बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रति क्षण का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया था। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है, आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने अपने तीनों बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित लेखा जोखा तैयार किया था। जीन पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रणाली स्वीकार किया था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील माना था, आप लोग याद रखिएगा। आगे इनकी कुछ व्याख्या है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को या बौद्धिक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया। जी हाँ दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है संज्ञानात्मक विकास। इनका जो संज्ञानात्मक विकास था जीन पियाजे ने उसको 4 भागों में बांटा था। और जो दोस्तों क्रम था सरल से जटिल की ओर, आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा भी गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनकी जो 4 अवस्थाएं थी एक एक करके अवस्थाओं को समझेंगे। सबसे पहले इन्होंने कौन सी अवस्था की बात की थी, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा पॉइंट नंबर 1, यानी कि फर्स्ट अवस्था था इनका दोस्तों, स्टेज था। इसको हम लोग समझते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सबसे पहले ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यही सब चीज़ें दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो था वह था संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसी को संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा है कि आप लोग जो इंग्लिश में ये शब्द दिए हैं इसको याद करिए, क्योंकि दोस्तों इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा और इसका यही नाम होता है सेंसरी मोटर स्टेज। और इस अवस्था का जो वर्ष होता है वो जन्म से
2 वर्ष होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें इस अवस्था में होता क्या है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इस अवस्था में शिशु वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है। जैसे दोस्तों कोई एक बालक है, शिशु है, तो वह कोई वस्तु है तो उसको पहचानने की वह कोशिश करता है, यानी कि प्रयास करने लगता है। इसके बाद दोस्तों इस अवस्था की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक एक बिंदु दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस अवस्था में और क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सहज क्रियाओं की अवस्था। आप लोग यहाँ पे देखिए, सेकंड पॉइंट है वस्तु स्थायित्व, यहाँ पे देखिए। थर्ड है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। और चौथा बिंदु है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये तो बात हुई दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की। अब चलिए दोस्तों हम लोग सेकंड अवस्था को समझते हैं। ये भी दोस्तों एक एक अवस्था जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम लोग सेकंड पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ ऊपर देखिए। सेकंड जो अवस्था थी दोस्तों, इसको बोला जाता था, इसका नाम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नाम आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसे कहा जाता था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या प्राक सक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग इसी को याद करिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था जो थी दोस्तों वो मानी गई 2 से 7 वर्ष। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ष भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस अवस्था में होता क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा व्याख्या के साथ। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ ऊपर देखिए, पियाजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में संकेत और चिन्ह को चिंतन का आधार माना। यानी कि दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है, चिंतन जो होता है, मतलब चिंतन का आधार किसको माना, संकेत चिन्ह को। आप लोग यहाँ पे देखिए, दोनों दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संकेत और चिन्ह को चिंतन का आधार माना। आगे व्याख्या है, पियाजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को 2 वर्गों में विभाजित किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक काल, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका वर्ष है 2 से 4 वर्ष। और दूसरा है आंत प्रग काल, और इसका समय है जो दोस्तों वो है 4 से 7 वर्ष। बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, पारनिगमात्मक तर्क, यहाँ पे आप लोग देखिए। और चौथा है अंतर्दर्शी अवस्था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी देख लीजिए। यहाँ पे पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है क्यों और कैसे का प्रश्न करता है। यानी कि दोस्तों कब करता है, 2 से 4 वर्ष के बीच में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग पॉइंट 3 को समझते हैं, यानी कि जो तीसरी अवस्था है उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों तीसरी अवस्था आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं। तीसरी अवस्था को दोस्तों कहा जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या ठोस सक्रिया की अवस्था। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसे ही याद रखिएगा, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। यह अवस्था जो दोस्तों थी वह मानी गई 7 से 11 वर्ष। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ष दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अवस्था का क्या नाम है और उस अवस्था में क्या होता है, यानी कि क्या विशेषताएं हैं, उस चीज़ों को दोस्तों आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों तीसरी अवस्था में क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ ऊपर देखिए, इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में वह तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बालक गुणा हो गया जोड़ भाग घटाना के साथ
लंबाई, चौड़ाई, तौल आदि को सरलतापूर्वक समझने लगता है। इसके बाद दोस्तों आगे कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे प्रत्यावर्तन को समझने की योग्यता, विकेंद्रण, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों लास्ट जो था अवस्था यानी कि चौथी अवस्था, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों चौथी अवस्था आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए। चौथी जो अवस्था है उसे दोस्तों औपचारिक सक्रिय अवस्था कहा जाता है, यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यह अवस्था जो दोस्तों थी या स्टार्ट होती है 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस अवस्था में दोस्तों होती क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। यानी कि दोस्तों ये जो लास्ट अवस्था है इसमें अमूर्त के बारे में चिंतन करने लगता है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बालक जो होता है इसमें क्या होता है कि परिकल्पना करने लगता है बालक, परिकल्पना का परीक्षण, तर्क, वाक, चिंतन, ये सभी दोस्तों वाक जब भी आए तो इनका संबंध है चौथे अवस्था से, यानी कि औपचारिक सक्रिय अवस्था से। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में 2 पदों पर बल दिया। फर्स्ट क्या था, स्कीमा, और दूसरा था स्कीम्स। इससे भी दोस्तों प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक बिंदु, एक एक लाइन का थोड़ा छोटा सा बिंदु है दोस्तों, समझ लेते हैं। स्कीमा को जैसे दोस्तों इसका अर्थ होता है सीख कर वैसे व्यवहार करना जैसा सीखा, यानी कि दोस्तों कोई भी चीज़ है जिस प्रकार से हम लोग उसको सीखे हैं उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे तो वह कहलाएगा स्कीमा। और स्कीम्स क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पियाजे ने व्यवहारों उन संगठित पैटर्नों को स्कीम की संज्ञा दी जिन्हें सरलता से दोहराया जा सके। जब भी दोस्तों बात होगी दोहराने की तो वह कहलाएगी स्कीम्स। ये थी दोस्तों पियाजे के सिद्धांत की व्याख्या। अब चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि पियाजे के सिद्धांत से ही संबंधित है और कई बार टेट के एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए। एक एक दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे दोस्तों प्रश्न 1 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन है, यानी कि जो थर्ड अवस्था थी वह कौन सी है, यानी कि उसे किस नाम से जाना जाता है। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी पूछा जा चुका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मूर्त सक्रिय अवस्था। मूर्त सक्रिय अवस्था जो थी दोस्तों वो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो तृतीय अवस्था मानी जाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और इससे पहले यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। आप लोग यहाँ पे देखिए पूछ रहा अवधि, तो प्राक सक्रियात्मक जो अवस्था थी दोस्तों वो थी सेकंड, यानी कि 2 से 7 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 से 7 साल। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, यानी कि सेकंड अवस्था कौन सी है। और इससे पहले यूपी टेट अपर प्राइमरी 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि पूर्व सक्रिया की अवस्था। पूर्व सक्रिया की अवस्था जो दोस्तों ये थी
ये द्वितीय अवस्था मानी जाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। जिस विषय पे आज चर्चा हुआ है इसी से संबंधित है ये प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2016 में भी आ चुका है। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। और इससे पहले ये यूपी टेट अपर प्राइमरी 2016 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि औपचारिक सक्रिय अवस्था। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या, जिसमें आज हम लोग पियाजे के सिद्धांत पे विस्तृत रूप से चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो उसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की तैयारी कराता हूँ। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।